चलो टॉपिक डालो, फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? राइट डाउन। whenever a body whenever a body moves or tends to move over another body, over the surface of another body, a force comes into play which acts parallel to the surface of contact, to the surface of contact to the surface of contact and opposes the relative motion relative motion relative motion which acts parallel to the surface of contact and opposes the relative motion of these two bodies. This opposing force is called friction. इसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। सपोज दैट एक ये बॉडी है, इसके ऊपर एक और बॉडी है। अब ये बॉडी इसके ऊपर मूव करे और इट टेंड्स टू मूव नहीं कर रही है, टेंड्स टू। तो अगर सपोज दैट ये बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है तो एक कांटेक्ट, इन दोनों के कांटेक्ट में ऐसा फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगा जो कि इन दोनों के रिलेटिव मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ठीक है, दिस इज द कॉल्ड, क्या बोलते हैं दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। याद रखना, फ्रिक्शन डज नॉट अपोज द मोशन, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। आ रही बात समझ? वर्ड यहां पे लिखोगे रिलेटिव मोशन। ठीक है, अच्छा। Now write down friction as the component of contact force. Friction as the component of contact force. See, if there is a ground और इसके ऊपर एक इस तरीके से बॉक्स रखा हुआ है और इस तरीके से एक फोर्स लग रहा है इसमें, ठीक है? तो इस बॉक्स का एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन, ठीक है? अच्छा, and there is a friction force F, ठीक है? इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा? कांटेक्ट फोर्स। इस फोर्स का एक कंपोनेंट है ये वाला, तो जो कांटेक्ट फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट होता है वो क्या हो गया? फ्रिक्शन। क्या हो गया? फ्रिक्शन। तो कांटेक्ट फोर्स का जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो क्या होगा? फ्रिक्शन। नोट करो इसको। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल नॉर्मल फोर्स। इसको नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं और नॉर्मल रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, कुछ लोग इसको एन से ना डिनोट करके आर से करते हैं। किससे करते हैं? आर।
So friction is basically the component parallel to the contact surface. Friction क्या है? Component of contact force parallel to the surface in contact. Now, origin of friction force लिखो. Write down the origin of contact force. Sorry, origin of friction force. Origin of friction force. Friction force आता क्यों है? किस वजह से आ रहा है? It is due to, write down, it is due to force of, it is the force of attraction between atoms or molecules between two surfaces in contact, between the atoms and molecules of two surfaces in contact. अब देखो ध्यान से, जब कोई सरफेस, एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रखा होगा, तो कोई उस सरफेस के एकदम से माइक्रो लेवल पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि उसमें इरेगुलरिटीज होंगी. क्या होंगी? इरेगुलर. खुदरापन होता है ना, तो वो इसकी किस वजह से होगा? इरेगुलरिटीज है. और यही ऐसा ही दूसरा एक सरफेस होगा तो उसके भी इरेगुलरिटीज होगी. तो अब ये इरेगुलरिटीज क्या होगा? जब ये एक दूसरे से कांटेक्ट में आएगी तो इनके बीच में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको ओवर, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कॉज है किसका? फ्रिक्शन फोर्स का. अगर वो अट्रैक्ट कर लेंगे तो तुमको मोशन करने में क्या करेगा? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस एक तरीके से अपोजिशन लाएगा. समझ में आ रही बात? ये तुम एक हैवी ऑब्जेक्ट को अगर तुमने खुदकुदरी जगह रखा होगा तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट, irregularities of that surface and the irregularities of that box, जो वुडन बॉक्स है लेट्स से, तो उसकी irregularities एक दूसरे से फंसेगी. ठीक है? और फिर उनके बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और तुम्हारे जो भी मोशन कर रहे हो उसको अपोज करेगा. क्लियर हो गई बात? ये समझ में आया? ये बोलो. तो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट ये होंगे जो यहाँ कहीं टच होंगे, ये इन जगह पर क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. एंड अगर हमें फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, मतलब हमें इन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, देन वी आर एबल टू मूव द एनी ऑब्जेक्ट. क्लियर है? अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इवन दो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब भी होगा. मान लो एक भारी बॉक्स है, 100 kg का है, वुडन बॉक्स है, उसके अंदर कुछ सप्लाई डली हुई है लेट्स से, और तुम लोग इसको खींच रहे हो, तो क्या वो बॉक्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है उसमें? खींच नहीं रहा है लेट्स से, तुमसे मूव नहीं कर रहा है. लेकिन मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब भी लग रहा है, बट तुम्हारा जो पुलिंग फोर्स है वो इतना ज्यादा नहीं है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाए. और जब उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा तब जाके वो बॉडी मूव करती है. क्लियर हुई बात? ये चलो अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन लिखो. टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. सो वी हैव 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन. राइट डाउन. नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन. अभी डेफिनेशन लिख लो. स्टैटिक फ्रिक्शन. फिर एक लिखो लिमिटिंग फ्रिक्शन. और फिर एक लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है? स्टैटिक फ्रिक्शन रिप्रेजेंटेड एज this, limiting friction represented as
एफ, स्मॉल एफ से डिनोट करना फ्रिक्शन फोर्स। ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, सबस्क्रिप्ट दे दिया के। अब एक एक करके पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन और वी कैन से सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। सबसे पहला लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन, और वी कैन से सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। अब मेरी एक मैं यहां पे सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं, उस सिचुएशन को समझना, ठीक है। सपोज करो एक बहुत ही भारी लकड़ी का बॉक्स है और वो रोड पर रखा है। कहां पे रखा हुआ है? रोड पर। और रोड कैसी होती है? रफ। और वो वुडन बॉक्स ऐसे ही रखा हुआ है, कोई पहिए वहिए नहीं लग रखे उस पर, ऐसे ही सीधा रखा है, ठीक है। अब उस बॉक्स को ग्राउंड पे जो रखा है ऐसे, इस पर तुम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो तुमने अगर फोर्स इधर लगाया तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? इस साइड मूव करेगा, ठीक है। तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और वो यहाँ ना, यहाँ दिखाना चाहो यहाँ दिखा लो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ दिखाते हैं कि कांटेक्ट पे दिखा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, जितना आपने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा उतना ही एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन बॉडी अभी मूव नहीं कर रही है। बॉडी अभी मूव नहीं कर रही है। ये बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर है ये बात? तुमने एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हो, बॉडी इधर मूव करेगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो एक पीछे की डायरेक्शन में उस मोशन को अपोज करने के लिए पीछे की तरफ मूव लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। और वो फ्रिक्शन फोर्स में किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? स्मॉल एफ, एंड एस डिनोट्स द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक क्यों बोला गया? क्योंकि ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा होगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने थोड़ा सा और एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया, ठीक है। देखो वेक्टर थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ठीक है। तो ये वाला भी फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ेगा, ठीक है, और बढ़ेगा। तभी इसका नाम क्या आया है? सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे ये भी वेक्टर बढ़ना स्टार्ट होगा। फिर हमने क्या किया? हमने इसको और बढ़ाया एफ एक्सटर्नल, तो फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ा। आ रही बात समझ? और इसके बाद एक ऐसी वैल्यू पर पहुंच गए हम जो कि एफ एक्सटर्नल, बोलो एफ एक्सटर्नल दे रहे हो, ऐसी वैल्यू पे पहुंच गए कि जब ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट होने वाला है मोशन में। अभी तक ये कैसा है? स्टैटिक। अभी भी कैसा है? स्टैटिक। और यहां पर जो एफ होगा स्टैटिक, दैट विल बी मैक्सिमम। कैसा हो गया? मैक्सिमम। अब अगर आपने एफ एक्सटर्नल बढ़ाया, ठीक है, तो अब ये कैसा कर जाएगा? इसके बाद अगर हल्का सा भी आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया, इट विल स्टार्ट मूविंग। आ रही बात समझ में? तो अभी तक ये रुका हुआ है। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब हम एक ऐसी लिमिट तक पहुंच चुके हैं उस फ्रिक्शन की कि अगर हमने थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया तो अब ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। तो इस टाइम पर ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव वाली कंडीशन पे होगा। हल्का सा भी एक्सटर्नल बढ़ाया, तुरंत ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आता है। तो इसका मतलब अभी तो मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक ही है, लेकिन एट द वर्ज ऑफ मोशन है। मतलब अगर हल्का सा भी ये बढ़ाया तो मोशन में आ जाएगा। उस टाइम पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर हुआ ये? तो एफ स्टैटिक का जो मैक्स वैल्यू होगी
वही क्या होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग मतलब समझ में आ गई, स्टैटिक की एक पर्टिकुलर लिमिट आ गई, अब उससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता, इसके बाद तो बॉडी मूव ही करने लग जाएगी। अच्छा जी, अब आपने हल्का सा बढ़ा दिया एफ एक्सटर्नल, बोलो एफ एक्सटर्नल बढ़ा दिया, तो बढ़ाने पर क्या हुआ, अब फ्रिक्शन तब भी ऑपोजिट लगेगा, लेकिन बॉडी क्या कर रही है, अब मूव कर रही है, और मूव करते वक्त जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। आ रही बात समझ में, क्या बोलते हैं इसको, काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ के मतलब क्या हो गया, काइनेटिक। काइनेटिक वर्ड किससे आया है, मोशन से। तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में बिल्कुल मैक्स वैल्यू ली है उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टिंग है, जैसे जैसे आप फोर्स लगाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, और बढ़ते 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 एक ऐसी पीक वैल्यू पर पहुंच जाएगा जिसके बाद अगर आपने ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया तो फिर ये मोशन में हो जाएगा, और मोशन में आते ही फिर ये स्टैटिक ना होके कैसा हो जाता है, काइनेटिक में। क्लियर है बात, चलो अब लिखो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सिचुएशन समझ ली थी ना आप लोगों ने, अच्छा सब लोगों को समझ में आ गया, तो फिर अब लिखो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play, which comes into play, which comes into play between two bodies, between two bodies, between two bodies, before one body, before one body actually start moving, actually start moving, start moving over the other, over the other is called the static friction. तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो दो बॉडीज के कांटेक्ट के बीच में लगता है बिफोर वन बॉडी एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग द अदर बॉडी इन कांटेक्ट। मान लो तुम एक बॉक्स है उसको खींच रहे हो, तुम खींच रहे हो तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक है। और फिर एक ऐसी पीक पोजीशन पे आ जाओगे जहां पे अगर हल्का सा भी तुमने एक्सटर्नल बढ़ाया तो फिर वो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। उस टाइम पर मूव नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट, तब उस टाइम पर जो पीक फ्रिक्शन होगा स्टैटिक वाला उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिखो, नोट करके लिखो, एक नोट करके, नोट स्टैटिक फ्रिक्शन, static friction opposes the impending motion, impending motion, that is impending का मतलब क्या हुआ, that is motion that would take place under the applied force if friction were absent, if friction were absent। ये बात समझ में आई, static friction opposes the impending motion, which means that कि that is the motion that would occur, that is the motion that would occur but does not take place। मोशन होता हो लेकिन हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज अभी
स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। सो द मोशन दैट वुड टेक प्लेस बट डज नॉट टेक प्लेस, that would take place but does not take place under the applied force, under the applied force if the friction were absent, if the friction were absent, if the friction were absent. चलो, ये नोट नंबर 1 है. नोट नंबर 2, as the applied force increases, the static friction also increases, and it increases to a certain value, maximum value, that is called limiting friction. तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, अगर अप्लाइड फोर्स बढ़ रहे हो तो ये भी अपने आप बढ़ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन. जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता जाता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन? राइट डाउन सेकेंड वन, लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन नंबर इसका लिखो, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम force of static friction, the maximum force of static friction, the maximum force of static friction, that is Fs maximum, which comes into play when a body just start moving over the surface of another body. Another body is called limiting friction. It's called limiting friction. So we can conclude that कि जो FL है वो स्टैटिक का मैक्स है, मतलब कि स्टैटिक जो था फ्रिक्शन वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या रहेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन. आ रही बात समझ में? लिमिटिंग फ्रिक्शन से या तो हमेशा कम रहेगा या बराबर रहेगा. बराबर कब होगा, जब ये मैक्स बन रहा है. ये सिचुएशन समझ में आ गई? बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहेगी या बराबर हो सकती. बराबर कब होगी, जब मोशन इज जस्ट अबाउट टू हैपन. Now, there is third one called kinetic friction, or we can say dynamic friction. अब सुनो, जब बॉडी मूव करने लग जाती है, इसका मतलब इरेगुलरिटीज को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चिपक पाए दूसरे सरफेस से. तो ऑब्वियसली जब बॉडी मूव करती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है. क्या हो जाता है, कम. समझ में आ रही बात ये? बिकॉज इरेगुलरिटीज को इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है, वो तो आगे बढ़ जा रहा है. क्लियर हुआ ये? तो राइट डाउन
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसकी डेफिनेशन लिखो, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play when a body is in the state of steady motion over the surface of another body, over the surface of another body, over the surface of another body. That friction is called what? Kinetic friction. The force of friction which comes into play when the body is in the state of steady motion over the surface of another body is called kinetic, or we can say dynamic friction, represented as Fk. अब सुनो, तो जैसे जैसे ध्यान से देखना, अप्लाइड फोर्स में यहां पे क्या लिख रहा हूं? अप्लाइड फोर्स, ठीक है, जो आपने एफ अप्लाई किया था, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है, इधर क्या है? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब सुनना जरा ध्यान से, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हो, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता है। बढ़ते हुए ये एक मैक्सिमम वैल्यू लेगा, मैक्सिमम वैल्यू के बाद ये वैल्यू कम हो जाएगी और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेगा। तो ये इस टाइम पर कैसा फोर्स लग रहा है? स्टैटिक। ये वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और यहां पर ये अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक का मैक्सिमम, दैट इज एफ स्टैटिक मैक्स। और जो ये वाला फ्रिक्शन होगा, ये जो वैल्यू होगी, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बॉडी मूव कर रही होगी। तो हमने ये समझा कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और ये वाला फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होगा, या ऐसे कह सकते हो एफ के इज लेस देन एफ एल। जरा देखो ध्यान से, ये वैल्यू ऊपर है एफ एल वाली, ये वाली एफ के नीचे है, मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। ये बात समझ में आ गई? अब लिखो लॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन। राइट डाउन लॉज ऑफ फ्रिक्शन, laws of friction. From experimental studies, from experimental study, limiting friction obey the following laws. Obeys the following laws. लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। नंबर 1, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ surfaces in contact, the surfaces in contact, nature of surfaces, surfaces कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ही ज्यादा चिकना है सरफेस,
तो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा, फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं इतना ज्यादा। हल्का सा तुम अप्लाइड फोर्स करोगे तुरंत बढ़ने लग जाएगा वो। आ रही बात समझ में? तो इट डिपेंड्स ऑन द, सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिखो नंबर 2, FL acts parallel to the acts parallel, या फिर कहें acts tangentially, acts tangentially, acts tangentially to the and tangentially to two surfaces in contact, two surfaces in contact, टेंजेंशियली लगता है। जैसे सपोज करो ये ग्राउंड है, ये बॉक्स है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे लगेगा, अगर अप्लाइड फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियली इन दोनों के सरफेस के, आ रही बात समझ, एंड opposite to the direction of motion, अगर मोशन इधर हो रहा है तो ऑपोजिट लगेगा, ये लगेगा FL। थर्ड लॉ क्या कहता है, FL is independent of area in contact, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कांटेक्ट, कितना एरिया कांटेक्ट में इस पे डिपेंड नहीं करता है। does not depend on the surface area, it is independent of the area in contact, independent of surface area in contact, as long as the normal reaction is same। ठीक है, ध्यान से देखो, मान लो तुम्हारे पास एक ये बॉक्स है, ऐसा बॉक्स है, ये ऐसे किसी सरफेस में रखा हुआ है, तो अभी इसका इतना एरिया कांटेक्ट में है, इसका मास mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन n, बोलो समझ में आ रही बात? अगर मैं इस बॉक्स को ऐसा लिटा देता, ठीक है, ऐसे लिटा दिया, तो अब एरिया तो बढ़ चुका है कांटेक्ट का, यहां पर एरिया कम था, ये एरिया कांटेक्ट का ज्यादा है, लेकिन फोर्स नॉर्मल कैसा है, नॉर्मल तो उतना ही लग रहा है, तो जब तक ये नॉर्मल सेम रहेगा तब तक जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये सेम ही होगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया, कि कम एरिया कांटेक्ट में है, ज्यादा एरिया कांटेक्ट में, समझ में आ रही बात? किस पर डिपेंड करता है, व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग इन द टू केसेस, दोनों अगर सेम है तो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन भी सेम होगा। बॉक्स को तुम ऐसे खड़ा कर दो या लिटा दो, दोनों केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसा होगा, सेम, जबकि एरिया क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो याद रखना, FL is independent of surface area in contact as long as the normal reaction is same। अच्छा, फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, FL is directly proportional to normal reaction, n between the two surfaces in contact। ठीक है, तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, नॉर्मल रिएक्शन कितना है। इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही ज्यादा n होगा,
तो फ्रिक्शन इस पे डिपेंड करता है कि वेट कितना ज्यादा था। आ रही बात समझ में? अब मान लो कि एक लोहे का, मान लो एक लकड़ी का बॉक्स है, उसके अंदर तुमने रुई भर रखी है, तो वेट कम होगा। लेकिन उसमें बालू भर रखी है, सपोज करो एक ये इस तरीके से एक बॉक्स था, यहाँ पे हुक बने हुए हैं, ये दो रस्से हैं, और ये ऐसे बिल्कुल वुडन बॉक्स है, और ऐसा सा कुछ है ये, ठीक है, मान लो ऐसे रस्से लगे हुए, और इससे तुम इसको खींच रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी इसमें क्या भरी हुई है? रुई भरी हुई है। रुई भरी होगी, ऑब्वियसली इतनी रुई का मास कम होगा। लेकिन अगर हमने बालू भर दी, बालू भरने से क्या होगा? वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ने का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के सरफेस में बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगने लग जाएगा। आ रही बात समझ में? और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को तुम हटाओगे तो क्या आ जाएगा? ये म्यू टाइम्स एस इंटू एल। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस। और वी कैन से म्यू एस की डेफिनेशन क्या है? बोलो। एफ एल डिवाइड बाई एन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम डिवाइड बाई द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। So, listen, let's say if there is a box and you are applying force F, तो इसमें पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा? स्मॉल f। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg फोर्स। ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, दैट विल बी द रेशियो ऑफ FL डिवाइड बाई n। मीन्स it is defined as the ratio of limiting friction to the normal. हाँ, नॉर्मल की वैल्यू ये देखो किसके बैलेंस करेगा? m टाइम्स g। हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, बिल्कुल, दैट इज FL इज इक्वल टू म्यू m g। ठीक है। अब लिखो लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। राइट डाउन लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका क्या मतलब है? काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? बताओ बताओ। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट्स मोशन में आ जाते हैं। जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है तब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। इसका लॉ क्या है? सबसे पहला, नंबर 1, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द relative motion and has a constant value. देखो, kinetic friction opposes the relative motion and has a constant value. सर कैसे बोला सर कांस्टेंट वैल्यू है? अभी ग्राफ में आप देख के आए हो कि पहले तो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है, और फिर वैल्यू कम होके फिर वो कैसा हो जाता है? कांस्टेंट वैल्यू के लिए। ठीक है। And depending on the nature of the two surfaces in contact, and depending on the two surfaces in contact,
Similarly, just like limiting friction, kinetic friction does not depend on the area in contact. इस पर डिपेंड नहीं करता है. क्यों नहीं डिपेंड कर रहा? As long as the n is constant, normal reaction is constant. नॉर्मल रिएक्शन अगर कांस्टेंट है तो ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता कि कितना एरिया कांटेक्ट में है. अगर तुमने ऐसे भी बॉक्स रखा होगा ना, ऐसे, ठीक है, इसके बल पर, तो भी उतना ही फ्रिक्शन लग रहा होगा. क्यों? नॉर्मल रिएक्शन. एन कैसे निकलता है? m/g से. नॉर्मल चेंज कैसे होगा? नॉर्मल चेंज थोड़ी ना होगा, नॉर्मल तो उतना ही लगेगा. अच्छा, नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन है तो अलग लगेगा. ठीक है, अगर ऐसा है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो फिर उस पर mg होता है. वो अभी हम पढ़ेंगे, इंक्लाइंड प्लेन का है तो कैसे लगता है. ठीक है. नाउ kinetic friction does not depend on the velocity. Write down third one. Kinetic friction Fk does not depend on the velocity of does not depend on the velocity provided, एक कंडीशन है, provided the velocity is neither too large nor too small. ज्यादा स्मॉल भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा ही लार्ज ना हो. बहुत ज्यादा तेजी से नहीं खींच रहे हो और बहुत स्लो भी नहीं खींच रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट, fourth, that is more important, that Fk is directly proportional to the normal reaction between the two surfaces. So when you remove this proportionality sign, you will get a constant called mu k. याद रखना इसको. वहां क्या था? mu s, स्टैटिक था वो. अब कौन सा आ जाएगा? mu k. This is what we called coefficient of काइनेटिक फ्रिक्शन. आ गई बात समझ में? म्यू के. और म्यू के कैसे निकलेगा बताओ भाई? म्यू के कैसे निकलेगा कि सर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है डिवाइड बाई एन. सो बेसिकली वी कैन डिफाइन इट एज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन to the normal reaction. अब एक इंपॉर्टेंट बात, नोट, जरा ध्यान से देखना. हमने पढ़ा कि सर काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन. बोलो, पढ़ा ये. और काइनेटिक फ्रिक्शन को अगर मैं, देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन को कैसे लिख सकता हूं? देखो, म्यू के टाइम्स एन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन. एन से एन कट जाएगा तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ईदर लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? अच्छा, ये इक्वल टू थोड़ी ना करेंगे, हमेशा लेस देन ही होता है. इक्वल टू थोड़ी ना होगा, हमेशा क्या होगा? लेस देन. तो ये भी आ जाएगा कि काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस. स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होगा. बोलो भाई, ये समझ में आया? नाउ राइट डाउन एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है.
या इस वाले टॉपिक को डाल दो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो ये जो एब्सेंट है ना लोग, उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा फ्रिक्शन का। इसलिए टॉपिक डाल दो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये हम लोग अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।